Hello, are you people listening me? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, करम कैसे हैं आप? ठीक हो? Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सर आज प्रेजेंटेशन भी लेनी है आपने। अच्छा जी, ठीक है। हमें थोड़ा सा पढ़ना भी है जी सर। और सर प्रेजेंटेशन में 2 लेक्चर्स हैं। हाँ जी सर, 2 लेक्चर है 2 बजे तक। सही, जी। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। किस चीज़ की सर? ऑनलाइन एग्ज़ाम घर बैठ के। खैर मुबारक सर। स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? क्यों जी करम? बस सर जी, मैं तो फिजिकल के हक में था। चले सर। हाय, 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 हाय! अच्छा। जी हाँ, सर। चले सर, आपका दीदार भी हो आप वो जाता। हाँ जी, सही हो गया। ये तो मेरा था, तुम ऐसे लगा देते हो, पता नहीं दीदार तुमने किस-किस का करना है। अब मेरे पे डाल देते हो, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो करम तुम हमेशा। नहीं नहीं सर जी। हाँ जी, और सर जी क्या करना, शरीफ से बच्चे हैं सर। सर सही। सर करम को ना अपने पास ही बुला कर पेपर ले लें। हाँ, ये भी बात सही है वैसे। ठीक है सर, आप इनवाइट करें सर, हम आ जाएंगे। ठीक हो गया। बच्चों की दिली ख्वाहिश थी, ड्राइंग कर रहे थे बच्चे जो है ना वो, झोलियाँ उठा-उठा के पेपर ऑनलाइन हो और घर में बैठती हों। सर ऑनलाइन में तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जी अनिला? सर मैंने कहा कि ऑनलाइन में सर तो जी हमें ऑनलाइन। समझ नहीं आ रही आप लोग की ना? हेलो? सर ऑनलाइन में सबसे ज्यादा मसला सीआर को बनता है। जिसका प्रॉब्लम है सर जी, वो सीआर को कॉल करता है कि मेरा ये इश्यू है, अच्छा, ये सॉल्व करवाएं। सही हो जी गया। सर। तो फिर सीआर सारे इश्यूज़ सॉल्व करवा देता है? इश्यू नहीं सीआर सर का जी। अच्छा नहीं, सीआर का अपना इश्यू रह जाता वहीं पे, वो कोई सुनता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी तरह। सर हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा देना चाहिए। हाँ, ठीक हो गया वकार, सही हो गया। जी सर, वकार ठीक कह रहे हैं सर, मैं इससे एग्री करता हूँ। सही हो गया। आप इस पेपर में सिर्फ अपने इशू रिजॉल्व करना है ना, दूसरों के ना करना। उन्हें कहना कि आप लोगों ने अपने इशू खुद रिजॉल्व करने हैं। सर जी हुआ। सर मैंने आज प्रेजेंटेशन दे देनी है, उसके बाद क्लास जैसे रोल नंबर चाहे देना चाहे वो वैसे दे दें, और रोल नंबर वाइज नहीं देना चाहते तो वैसे दे दें। वो उनकी मर्जी है, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूँगी। क्या हो गया है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बच्चे कहते हैं रोल नंबर वाइज, कोई कहते हैं कैसे। सर इतनी मुश्किल से साइन करते हैं टाइम निकाल कर, और उसमें से भी कोई ना कोई इशू निकाल देते हैं, बजाय इसके कि बात मान लें। सर या तो मैं प्रेजेंटेशन सबसे एंड पे दे रही हूँ ना। सर मैंने सिर्फ आज प्रेजेंटेशन दे देनी है, उसके बाद आप जिसको मर्जी कहें तो वो साइन कर दें टॉपिक्स, चाहे रोल नंबर वाइज या वैसे। ये हुमा ने असाइन किया आप लोग को प्रेजेंटेशंस, तो इसमें कोई इशू है? कोई ऐसा कोई मसला है? कोई आ रहा है ऐसा कोई इशू? नो सर। नो सर। सर एक्चुअली इशू तो नहीं है सर जी, वो एक्चुअली हुमा ने वो टॉपिक्स वगैरह साइन किए थे, तो सर मैंने इनको बोला था कि आप रोल नंबर वाइज करें, क्योंकि सर वो सीक्वेंस में नेम्स थे। तो सर जब प्रेजेंटेशन होती है तो फिर हर कोई कहता है कि तुम करो तुम ना करो, तो सर किसी को पता नहीं होता कि किसने प्रेजेंट करना है। तो सर मैंने इसलिए कहा था कि मतलब के टॉपिक्स तो आपको साइन किए हुए हैं, आप जस्ट वो रोल नंबर वाइज आप प्रेजेंट कर देना। सर मुझे तो अभी तक किसी का टेक्स्ट नहीं आया कि हमें इशू है। चलें कोई नहीं। अब चूंकि देखिए वकार, अगर असाइन हो चुके हैं टॉपिक्स पहले, अब दोबारा से करेंगे ना तो फिर वो एक नया मेस क्रिएट हो जाएगा। सर जी टॉपिक्स सबको साइन किए हुए हैं।
तो सर जी आई थिंक वो हैं भी रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही हैं पढ़े। तो सर मैंने तो बल्कि आपके सब्जेक्ट का नहीं बोला, मैंने तो वो आई थिंक लिटरेरी थ्योरी और मैम हमारा का बोला था। एंड सर अगर आपका भी था तो सर मैं तो बस वो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ना, क्योंकि सर फिर अगर ऐसे रोल नंबर के वाइज नहीं होगा तो सर फिर कोई कहेगा कि हमारी आज है हमारी नहीं है, तो सर ऐसे फिर वो तरतीब से वो सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, नहीं नहीं, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पहले असाइन हो चुके हैं और वो वैसे बाई नेम असाइन हुए हैं, बाई रोल नंबर असाइन नहीं हुए, अब हम दोबारा से अगर बाई रोल नंबर असाइन करेंगे तो वो टॉपिक्स तो शफल हो जाएंगे ना। यस सर। तो फिर वो नया मैस क्रिएट हो जाएगा। तो वो चीज़ें कुछ सेटल जो हुई हुई हैं तो उनको इस दफ़ा जो है ना वो ऐसे ही उसको अकोमोडेट करें। नेक्स्ट टाइम फिर इसको इसी तरह से हम रूटीन कर लेंगे कि रोल नंबर वाइज क्या करेंगे। ओके सर। इस दफ़ा मतलब ऐसे कि फिर वो नए सिरे से सारी शफलिंग हो जाएगी और वो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने वो देख के कुछ प्रेजेंटेशंस पे कुछ चीज़ें भी तैयार की हों, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सबके लिए। तो इसलिए इस दफ़ा जो बाई नेम जिस अंदाज में किया है उसी को कंटिन्यू कर लें। और हर स्टूडेंट को अपने नाम के लिहाज से पता होना चाहिए कि हमने जो ये इस दिन प्रेजेंट करना है। और मेरे ख्याल में हमने ये भी फिर बताया होगा कि कौन सा ग्रुप इस दिन प्रेजेंट करेगा। जी सर, मैंने एक सीक्वेंस दिया है, इन्हें सीरियल हाँ, नंबर साथ मेंशन किए हैं कि आपकी कल से प्रेजेंटेशन है। बस ठीक हो गया। तो अभी हम जो है ना उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हमारी जो प्रैक्टिस होगी हम उसको उस अंदाज में मैनेज कर लेंगे वकार, जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है सर। वकार, इज इट ओके? ओके सर। चलें, प्रेजेंटेशंस आज पर कितने लोगों की हैं? हाउ मेनी आर प्रेजेंटिंग टुडे? सर मॉर्निंग में से ना लेक्सिकल रिलेशंस वाला सारा है कोलोकेशन तक जो आज प्रेजेंट करना है, इवनिंग का पता नहीं सर। ओके, तो पहले जब प्रेजेंटेशंस हो जाएं या पहले हम कोई एक ही हमारा रहता है टॉपिक बस लास्ट वन, वो सर रेलिवेंस वाला। प्रेजेंटेशन ले ओके लें चलें, अगर। ठीक हो गया। चलें ठीक है, नो इशू। हमारे पास 2 लेक्चर हैं, दूसरे में हम पढ़ लेंगे। हाँ जी सर। सर पहले इवनिंग वाले प्रेजेंट करें या मॉर्निंग वाले? मॉर्निंग वाले कर लें फिर। ठीक है सर। ठीक है, इवनिंग में से जो वो करम है, कोई कौन कर रहा है, रीच कर रही है मैनेज प्रेजेंटेशन को? जी सर अरेंज करें, लेकिन सर वो आज हॉस्पिटल हैं, वो उसके पापा के सर जी आई थिंक ऑपरेट है। तो सर उसने मुझे सेंड किए थे नेम। मुसव्वर हुसैन है सर, अलमास रहमान है, शिकुर रहमान है, और सर और भी हैं। आई थिंक 10 नाम है। चलें, लेट्स सी कि कितने का हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर। कितने का हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कल दे लेंगे। ये इशू ठीक तो है कोई सर। नहीं। जी चलिए सर। ठीक है जी, करें मॉर्निंग से स्टार्ट हम, जो भी जिसका भी पहला है। सर एनम अकरम की थी पहले, पता नहीं वो कहाँ है, मैंने टेक्स्ट कर रही हूँ। ओके, फिर कोई और कर दें अगर until she comes, and if you are not sure if she एनम comes आपका today. माइक तो ऑन है पर आपकी आवाज नहीं आ रही। एनम।
सर जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, वो सेल से ज्वाइन करने लगी हैं, लैपटॉप से आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक हो गया, चलें। हाँ जी, अगर हमने जो तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड लास्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। यस सर, मैं उधर से भी ट्राई कर रही थी बट आई थिंक लैपटॉप में कोई माइक का इशू है या क्या, वो आवाज़ नहीं जा इट्स रही ओके, है। इट्स ओके, यस हो सर। जाता है। So, assalamu alaikum everyone. I'm Anam Akram, and today the topic of my presentation is the introduction of sense relations, synonymy, antonymy. I have shared the PDF with Huma. I hope she have shared with you. Just let me open the PDF as well. Okay, so today we are going to talk about lexical relations, which are also known as sense relations. When we try to explain the meaning of a word, we sometimes rely on its referential association. Other times, we tend to find association between words to find a meaning for certain words. Therefore, the meaning of a word may be independent of its association with other words because its referential meaning is fully enough. Referential meaning or referential refers to the referent, in particular having an external word rather than a text or a language as a referent. So, the meaning of a word needs not to depend on its association with other words. The referential theory of meaning defines the meanings of a word in terms of the referent of the word. For example, the meaning of the word table is the object it refers. However, sometimes we need to search for sense relations because words are interrelated to each other in a way that the word itself may convey some different senses to other words. So we have to talk about the semantic relations, sense relations, or lexical relations, whatever. So lexical relations is defined as any relation between lexical units within semantic system of a language or the relationship between meanings of words. Sense relations are classified into two classes. Number one is that those express identity and inclusion between word meanings. And the second, for example, they are homonymy, hyponymy, synonymy, and polysemy, etc. And second is the class that those express opposition and exclusion, for example, antonymy. So first of all, we'll talk about synonymy. Synonymy is defined as the relationship or between the relationship of similarity or identity in meaning or the sameness of meanings. We cannot have total sameness, but we can say it is close sameness. Sorry, it is close synonyms, not sameness. We have some examples in our notes as well, and I found some other examples like small and little, big and large, hard and difficult, gather and collect, fall and drop. These all of these are synonyms. Means all of these pairs are synonyms. We have discrimination in synonyms as well. We have regional differences. We have formal versus informal uses. We have difference in occasional use, difference in associative meanings. If we see with the respect of regional differences, we have the use of synonymous pairs like candy, chips, gasoline in American English are the equivalents of sweets, crisps, and petrol in British English. And if we see with respect to the formal versus informal uses, we have some examples like if we say shut up, it means keep silence as well.
But shut up is more informal than keep silence. And if we say, my father purchased a large automobile, and if we say that my dad bought a big car, the second sentence is more informal than the first. So these are the formal versus informal uses of synonyms. And if we see with respect to the difference in occasional uses, we can see that the example is Sandy had only one answer correct on the test. The word reply would sound odd, so we would use the word correct here, not reply, because it would sound odd. Next is that there are some aspects of synonyms. There are three main aspects of synonyms that are near synonyms, descriptive synonyms, and cognitive synonyms. First of all, we'll talk about near synonyms. Near synonyms are the expressions that are more or less similar but not identical in meaning. For example, mist, fog, stream, brook, lie, falsehood. We have some other words for lie that are falsehood, untruth, misinterpretation, or for instance. All these denotes a statement that doesn't conform to the truth, but they do not, but they differ from one another in fine aspects of their denotation. We have some examples like mist and fog and stream and brook as well. But for example, stream and brook appear similar in meaning, but they are not really identical. Brook is a small stream, while stream is a small river. The same explanation would be offered for mist and fog. Fog is a thick cloud, while mist is a thin fog. Next, we'll talk about the descriptive synonyms. Descriptive synonyms that are used connotatively to express the speaker's feelings towards what he or she describes. For example, Khalid is a bachelor and Khalid is an unmarried man. The pair is thrifty. The second example is Faisal is thrifty and Faisal is economical. We can say both of the words, and these are called descriptive synonyms for each other. The last aspect of synonymy is cognitive synonyms. It is defined as synonyms that are substitutable in any grammatically declarative sentence. For example, seaman and sailor, buy and purchase, hard and difficult. The next topic we have is antonymy, which is also known as semantic incompatibility. We can define antonymy as the oppositeness of meanings, and two forms. The oppositeness of meanings is called antonymy, and two forms with opposite meanings are called antonyms. We have some pairs like happy, sad, hot, cold, male, female, on, off, wide, narrow. We have some other examples in our notes as well. You can see from there. Next is that minimum condition for oppositeness. It is said that the two words can be opposites if they are mutually contradictory. For example, alive and dead. There are three types of antonyms: gradable antonyms, non-gradable antonyms, and reverses. First is gradable antonyms, which are also known as binary antonyms. These are the antonyms that are measure adjectives. These are opposite along a scale. We use a scale to measure that, measure the word or the meaning of the word. The adjectives can be used with qualifiers like very, quite. For example, if we say beautiful,
we can say very beautiful. And if we take the example of quite, we can say quite impressive or impressive. And they can also be used with comparative and superlative degrees. For example, if we say short, that can have some other degrees as well. If its comparative degree, it would be colder, and if it's superlative degree, it would be coldest. Same as example here, smaller, richer, shorter, etc. So excuse me. सर ये अरूज मुझे तंग किए जा रही है मैसेजेस कर करके, ऊपर से इतने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं. हाउ कैन आई इवन concentrate? Okay, the second type of antonyms is non-gradable antonyms, which are also known as complementary pairs. We can define them as antonyms which are direct opposites. In these antonyms, comparative constructions are not used, and the negative test is also not used. In gradable antonyms, we use negative test. In non-gradable antonyms, we do not use negative test. For example, we can say that on and off, dead, alive, old, young, bitter, sweet, married, and single. These are the examples of non-gradable antonyms or complementary pairs. Third and the last type of antonyms is reversives. Reversive antonyms are pairs in which each member expresses the reverse of the other. For example, rise and fall, buy and sell, backwards and forward, lock and unlock. We can have one without another. So that was all from my side. If you have any question, you can ask. Thank you. Okay, Anam, thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. गाइस, अगर आपको मेरी आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिएगा. Now we will talk about hyponymy. When the meaning of one form is included in the meaning of another form, the relationship is called hyponymy. यानी कि जब एक वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो एक दूसरे वर्ड में मौजूद हो, इसको हिपोनमी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई से रोज, तो रोज में ये बात अंडरस्टूड है कि ये एक फ्लावर है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती रोज फ्लावर. तो जो रोज है वो हिपोनिम है फ्लावर का, और फ्लावर जो है वो हिपोनिम है रोज का. The lexical relation in which the meaning of one word is included in the meaning of another. फॉर एग्जाम्पल, डेफोडिल इज अ हिपोनिम ऑफ फ्लावर. जो डेफोडिल है वो हिपोनिम है फ्लावर का. डेफोडिल भी जब हम कहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एक फ्लावर है, तो डेफोडिल इज अ हिपोनिम ऑफ फ्लावर. इसी तरह इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं. एनिमल और कैट. जब मैं एनिमल कहती हूँ तो आपके माइंड में आता होगा एनिमल से रिलेटेड कैट या डॉग या फ्रॉग. तो एनिमल जो है वो हिपोनिम है कैट का, और क्योंकि एनिमल के अंदर मीनिंग या कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कैट की. इसी तरह फ्रूट्स, ऑरेंज, वेजिटेबल और कैरेट, फर्नीचर, चेयर, फ्लावर और रोज. The concept of inclusion is involved in this relationship is the idea that if an object is a rose, then it is necessary a flower, so the meaning of flower is included in the meaning of rose. Yes, यहाँ पर ये बात की गई है inclusion की, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का नेम लेती हूँ रोज का, तो यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है कि रोज फ्लावर. सिर्फ रोज कहने से ही जो है हमें समझ आ जाती है, क्योंकि रोज जो है उसमें फ्लावर का जो वर्ड है या कंसेप्ट है वो पहले से मौजूद है. In hyponyms, we can represent some hierarchical relationship. मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की हैं, आप वहां पर जाकर फिगर देख सकते हैं. यहाँ पे टॉप पे है लिविंग थिंग. लिविंग थिंग एक सुपर ऑर्डिनेट टर्म है, एक हायर टर्म है. उसके बाद क्रिएचर और प्लांट है जो कि हिपोनिम्स हैं लिविंग थिंग के. उसके बाद क्रिएचर के बाद है एनिमल और इंसेक्ट. एनिमल और इंसेक्ट जो है आपस में को हिपोनिम है, लेकिन एनिमल के बाद आता है डॉग, हॉर्स, स्नेक. डॉग, हॉर्स, स्नेक ये आपस में को हिपोनिम्स हैं, लेकिन ये डॉग, हॉर्स, स्नेक जो है वो हिपोनिम है एनिमल के, क्योंकि इनकी सुपर ऑर्डिनेट, इनकी हायर जो टर्म है वो एनिमल है. उसके बाद डॉग के बाद आता है पॉडल, यानी कि डॉग का बच्चा,
और स्नेक का बच्चा यानी कि एस्प। उसके बाद वेजिटेबल में आता है कैरेट, या यहाँ पर ब्रिंजल या रेडिश या कोई भी वेजिटेबल जो है वो जो है उसका हिपोनिम होगी। इसी तरह प्लांट में आता है वेजिटेबल, फ्लावर और ट्री। ट्री में आता है बनियन और पाइन। जो बनियन और पाइन है ये है को हिपोनिम्स, और ये हिपोनिम्स है ट्री के, और इनकी जो सुपर ऑर्डिनेट टर्म है वो है ट्री। सुपर ऑर्डिनेट टर्म कहते किसे हैं? द हायर लेवल टर्म, the higher level term in hyponyms is called superordinate. Animals is the superordinate term for cat, dog, cow, buffalo और horse. यानी कि एनिमल जो है वो एक सुपर ऑर्डिनेट टर्म है किसके लिए? कैट, डॉग, काउ और बफेलो के लिए, जो कि आपस में को हिपोनिम्स है, लेकिन ये हिपोनिम है एनिमल के। इसी तरह इंसेक्ट्स इज अ सुपर ऑर्डिनेट टर्म फॉर स्नेक, कॉकरोच और आंट। यानी कि जो इंसेक्ट है वो सुपर ऑर्डिनेट टर्म है किसके लिए? स्नेक, कॉकरोच और आंट के लिए। फिश इज अ सुपरऑर्डिनेट टर्म फॉर शार्क, ट्राउट और ट्यूना। फिश जो है वो सुपरऑर्डिनेट यानी कि हायर टर्म है शार्क, ट्राउट और ट्यूना के लिए, जो कि आपस में को हिपोनिम्स हैं, लेकिन ये हिपोनिम है फिश के। उसके बाद आता है व्हाट आर कोहिपोनिम्स। कोहिपोनिम्स क्या होते हैं? कोहिपोनिम्स होते हैं कि जो सुपर ऑर्डिनेट टर्म के नीचे दो या दो से ज्यादा जो टर्म्स होती हैं उन्हें कहते हैं कोहिपोनिम्स। टू और मोर टर्म्स अंडर अ सुपर ऑर्डिनेट आर सेड टू बी कोहिपोनिम्स ऑफ ईच अदर, जस्ट लाइक कैट एंड डॉग आर कोहिपोनिम्स एंड द सुपर ऑर्डिनेट टर्म इज एनिमल। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ एनिमल, तो उससे आपके माइंड में जो कंसेप्ट आता है वो कैट और डॉग का आता है। तो कैट और डॉग जो है वो कोहिपोनिम्स हैं आपस में, लेकिन ये हिपोनिम है एनिमल के, और एनिमल इनकी सुपरऑर्डिनेट टर्म है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, मेल एंड फीमेल आर कोहिपोनिम्स एंड ह्यूमन इज द सुपरऑर्डिनेट टर्म। जैसे मेल और फीमेल से ऊपर एक सुपरऑर्डिनेट टर्म है उनकी ह्यूमन, और मेल एंड फीमेल आपस में कोहिपोनिम्स हैं। उसके बाद आता है कि ना हम ऑब्जेक्ट्स को तो जैसे इंसेक्ट हो गया, फिश हो गया, ह्यूमन हो गया, हम इन ऑब्जेक्ट्स को तो ट्रीट कर सकते हैं हिपोनिम के तौर पर, लेकिन हम वर्ड्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे? स्टैब, शूट और पंच। स्टैब कहते हैं खंजर मारने को, शूट और पंच, पंच कहते हैं मुक्का मारने को, शूट कहते हैं गोली से उड़ाने को। the above words can be treated as the hyponym of the word injure। यानी कि ये जो above words हैं ये भी हिपोनिम्स के तौर पर ट्रीट किए जा सकते हैं, और इनकी सुपरऑर्डिनेट टर्म है इंजर। इसके बाद है हॉट, वार्म, कोल्ड और कूल। ये आपस में को हिपोनिम्स हैं, और इनकी मेन टर्म जो है यानी कि हायर टर्म सुपरऑर्डिनेट टर्म है वो है टेम्परेचर। उसके बाद आता है कि हिपोनिमी का कॉन्सेप्ट, कि हिपोनिमी एक्चुअल में है क्या। द रिलेशनशिप ऑफ हिपोनिमी कैप्चर्स द कंसेप्ट ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पर ये आता है कि जब हम लोग एक एनिमल का नाम लेते हैं, लेकिन हमें उस एनिमल का कभी नाम नहीं सुना होता या उसके बारे में कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन हमें उसकी सुपर ऑर्डिनेट टर्म का पता होता है। जस्ट लाइक अगर मैं एक एस्प का नेम लेती हूँ तो आप कहते हो हाँ यार मैंने ना ये सुना है कि ये एक एनिमल की टाइप है, तो आपको उसकी सुपर ऑर्डिनेट टर्म का पता हो, लेकिन आपको उस एनिमल का नहीं पता, ना आपने उसको देखा है। समटाइम्स वी डोंट नो द टर्म बट वी नो दैट एन एस्प इज अ काइंड ऑफ स्नेक। जैसे कि एस्प जो है काइंड है स्नेक की, और बनियन इज अ काइंड ऑफ ट्री, और बनियन जो है वो इंडियन फिग ट्री है, और ये काइंड है ट्री की, यानी कि इसकी ट्री इसकी सुपरऑर्डिनेट टर्म है और बनियन इसका हिपोनिम है। तो बेसिकली ये था हिपोनिमी का कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स किसे कहते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं कि जब किसी चीज की एग्जांपल देने के लिए हम कोई किसी वाजिया चीज का यूज करें, यानी कि हम बहुत कॉमन एग्जांपल दें किसी चीज को समझाने के लिए, हम बहुत वाजिया, ऑब्वियस और एक कॉमन एग्जांपल दें। The characteristic instance of a category is known as its prototype. The most characteristic instant of a category, यानी किसी भी चीज की एग्जांपल देने के लिए हमने जो बहुत कॉमन एग्जांपल जो हमारे सराउंडिंग में है वो हम समझाने के लिए जो यूज करते हैं वो हमारा प्रोटोटाइप होगा। जैसे कि रोबिन इज द प्रोटोटाइप ऑफ बर्ड। अब ना ये वेस्टर्न कंट्री में एक बर्ड है जो वहाँ की प्रोटोटाइप है। जैसे कि अब हमारे यहाँ तो रोबिन नहीं है ना प्रोटोटाइप, हमारे यहाँ तो हमने शुरू से सुना है स्पैरो का, क्रो का। तो जो सर अजान हो रही है।
Karam, are you there? जी सर, मैं स्टार्ट करूं? Yes, yes. ओके सर। अभी ठीक ओके है, आप जी स्टार्ट करें। जी, तो मैं प्रोटोटाइप्स के बारे में बता रही थी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस? कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस किसे कहते हैं कि व्हेन वी थिंक अबाउट एनिमल्स, जैसा कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, इंस्टेंटली सडनली जिस एनिमल का जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, इन्वायरमेंट में, उनका जो ख्याल आता है वो है कैट, डॉग, काउ, गोट और बफेलो। इसी तरह व्हेन वी थिंक इफ वी think about birds, the prototype will be pigeon, sparrow rather than ostrich or penguin. Although technically they are birds, but we do not consider them as the characteristic instance of the birds. अब यहाँ पर ये बात की गई है कि birds में भी जैसे प्रोटोटाइप, वैसे तो सारे birds ही bird हैं, जैसे ostrich है, penguin है, ये भी birds हैं, लेकिन जो हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज करते हैं समझाने के लिए बच्चों को या किसी को भी, हम स्पैरो की लेते हैं और पिजन की लेते हैं rather than ostrich and penguin. The concept of prototype helps explain the meaning of the certain words like bird, not in terms of component feature. अब yes, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम बच्चों को समझाते हैं बर्ड के बारे में तो वहाँ हम उसको स्पैरो और क्रो के बारे में बताते हैं पहले, हम उसके सीधा ही कंपोनेंट फीचर्स पे नहीं जाते, that it has feathers, it has wings, but in terms of resemblance to the clearest example. Yes, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोग प्रोटोटाइप्स जो है ना वो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल होती है, मोस्ट कॉमन और ऑब्वियस एग्जाम्पल होती है। उसके बाद इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर लेबल फर्नीचर वी आर बेटर एबल टू रिकॉग्नाइज एज चेयर रेदर देन बेंच और स्टूल। जैसा कि अब हम जब फर्नीचर की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली सबसे कॉमन चीज क्या है? वो चेयर है, या हम टेबल की एग्जांपल लेते हैं। बेंच और स्टूल भी उसका हिस्सा है लेकिन वो बाद में आता है। For vegetable, the better prototype will be onion, potato, carrot, etc. rather than others. इसी तरह जब हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन कॉमनली जो हम बहुत यूज कर रहे होते हैं वो अनियन है, पोटैटो और कैरेट है। जैसा कि अक्सर मैंने देखा है, मतलब लोगों को पूछा है कि जब मैं किसी सब्जी का नाम ले लूं तो वैसा होता है कि उनके एरिया में वो नहीं बन रही होती है, लेकिन हम बना रहे होते हैं, जैसे लाइक कचनार और पेठा कद्दू वगैरह, इस तरह की सब्जियां। हालांकि सब्जियां तो वो भी हैं, लेकिन जो बेटर हम समझाने के लिए एग्जांपल देते हैं वो अनियन और पोटैटो की देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है फॉर क्लोथिंग वी फर्स्ट रिकॉग्नाइज शर्ट एंड ट्राउजर रेदर देन शूज। इसी तरह जब हम ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं तो शर्ट और ट्राउजर आता है, बाद में हम शूज पर जाते हैं। हाउ एवर प्रोटोटाइप मे चेंज फ्रॉम वन सोसाइटी टू द अदर ऑन द बेस्ड ऑन देयर यूजेज एंड द थिंग्स सराउंडिंग देम। इसी तरह जो प्रोटोटाइप है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है। जस्ट लाइक जो अरेबिया है, अरब है, अरब ममालिक, वहां पर अगर हम कहें कि वहां की प्रोटोटाइप बफेलो है तो ये बात तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहां पर भैंस बहुत कम पाई जाती है, पाई जाती होगी, लेकिन वहां की प्रोटोटाइप कैमल है। Moreover, an individual experience may change over categorizing tomato as vegetable or fruit. इस तरह इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है प्रोटोटाइप कि जस्ट लाइक टोमेटो है उसको बाज़ जगहों पे एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है और बाज़ जगहों पे एज ए फ्रूट। तो हमारे यहाँ जो वेजिटेबल है उसकी प्रोटोटाइप क्या होगी? टोमेटो होगी, क्योंकि हम उसको एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। In such situations, these things may consider as prototype of fruits or vegetables with different context. So prototype जो है वो change हो सकती है context के according और situation के according. For example, if I say stationery, तो आपके mind में सबसे पहले पेंसिल, रबर और शार्पनर आता होगा। वाइटनर क्यों नहीं? वाइटनर भी आ सकता है लेकिन वो बाद में है, वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले हमारे माइंड में पेंसिल, शार्पनर और रबर आता है। उसके बाद प्रोटोटाइप्स को हायरार्किकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया जा सकता है, जस्ट लाइक पहले क्रो की हम एग्जांपल देते हैं, देन स्पैरो की एंड देन पिजन की। That's all about my presentation about hyponymy and prototypes. If you guys have any question, then you can ask from me. Thank you. Now Hifsa, it's your turn. Hifsa, Naveed. Assalamualaikum class. Students, if you people have to ask, if you people have to say something, you want to comment on something or you want to add, so all of you are welcome. Otherwise, of course, the presenters, they are doing very well. So Huma did well, and before Huma, Anam, though she was disturbed a lot. Which of the two Aruj was disturbing you, na?
There are 2 Aruj in Yes, your sir. यस class. सर सर ऐसे अरूज है। फर्स्ट 110 मैसेजेस मुझे किए थे। अब मैं इसीलिए तो मैं रुक गई थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा थी, ऊपर से इतने मैसेजेस जानबूझ के तंग करने के लिए कर सर रही ये थी। बहुत शरारती है, मुझे भी मैसेजेस आए हैं इसके 2-3। सही है, ये मेरे ज़हन में नहीं हो रहा। 2 रोज़ हैं आपके ज़हन में। एक तो वो उनके साथ होती है ना, क्या नाम है वो, मरियम मंजूर के साथ, और एक यस दूसरी सर, ये रोज़ है, हमारे वाली ये है। दूसरी है। अच्छा, ये नहीं आपके सर, वाली हमारे है। वाली है मरियम मंजूर, अरूज, मैं, मतलब अनम और अतिया, अच्छा, हमारे साथ ठीक हो वाली गया, है। समझ आ गई यस सर। है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको जो है ना वो फाइन किया जाएगा। इसकी तरफ पहले यस भी सर। फाइन अभी। हाँ जी। हालांकि सर ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं कहा इसे। वो I was continuously listening to you can say the continuous vibration because of the notifications, but I didn't disturb her. Okay, and I thought, okay, let her continue यस सर, बाद में मैं until सोच रही she थी कि आज herself मैं stopped and नोटिफिकेशन she भी ऑफ कर complained देती। against me. करनी चाहिए थी। लेकिन सर ये चीजें बाद में हमें याद भी तो आएंगी ना। और याद आएंगे तो वो ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी यस बात। सर। ये ओके, यस सर। Assalamualaikum class. I'm Hifsan Veed and I'm going to present a किसी के PowerPoint. क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मतलब इससे पहले के हिस्सा अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, बच्चों को क्वेश्चन तो नहीं है either from morning or from evening? नो सर, एज आपको आवाज नहीं निकल रही किसी की? अच्छा, एज यूजुअल, बस हमरा ने ये कह दिया एज यूजुअल जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है।